दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में बहुत बढ़िया खबरें हैं, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो। क्या है, आप लाइक कर देते हो ना तो मजा आ जाता है कसम से। दोस्तों, आज की नंबर 1 खबर है सन्नी देओल के बारे में। आप सभी को पता है कि सन्नी की फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है कि सन्नी देओल के जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो जहां इस फिल्म की सक्सेस को लेकर सन्नी की वाह वाह हो रही है, वहां सन्नी की कुछ किरकिरी भी हो गई है। और उसकी वजह है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल सभी न्यूज़पेपर्स में एक नोटिस निकाला था और यह कहा था कि भाई सन्नी देओल ने अपना बंगलो मॉर्गेज करके हमसे 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था और वो 56 करोड़ रुपए सन्नी देओल नहीं लौटा रहा है। तो अब हार के झक मार के हमें सन्नी देओल के बंगलों का ऑक्शन करना पड़ेगा, नीलामी करनी पड़ेगी और अपने 56 करोड़ रुपए रिकवर करने पड़ेंगे। इसके बाद खबर यह आई कि सन्नी देओल ने खाली बैंक ऑफ बड़ौदा से ही पैसे नहीं लिए, बल्कि सन्नी ने वही बंगला हिंदुजा के पास भी गिरवी रखा है और उनसे भी तकरीबन 40 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। और फिर शाम होते होते एक और खबर आ गई कि जो गदर 2 का प्रोड्यूसर है दीपक मुकुट, उसने भी गदर 2 को कंप्लीट करने के लिए 30 करोड़ रुपए जो लगाए थे, उनके एवज में सन्नी देओल का वही बंगला गिरवी रखा हुआ है। मैं आपको यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि गदर 2 3 साल पहले शुरू हुई थी और उस वक्त इस फिल्म का बजट था तकरीबन 30 करोड़ रुपए। इसको बनते बनते 3 साल हो गए और बजट पहुंच गया तकरीबन 60-65 करोड़ रुपए पे। और इसी बात को लेकर जी और इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच कई दफा झगड़े हुए, तू मैं हुई। खैर, जी ने मना कर दिया कि भाई हम आगे इस फिल्म पर पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि इस फिल्म की रिकवरी नहीं है तो हमारे पैसे कहां से वापस आएंगे। और खबरों के मुताबिक सन्नी देओल को अपनी ये फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करानी थी। तो यही वजह है कि सन्नी देओल ने दीपक मुकुट को बुलाया और उसको कहा कि भाई साहब, आप बाकी के 30 करोड़ रुपए लगा दो, इस फिल्म को कंप्लीट करा दो, रिलीज करा दो और मेरा बंगला आपके पास गिरवी रख लो। अगर आपके पैसे फिल्म से ना आए तो मैं आपको आपके पैसे लौटाऊंगा। ऊपर वाले की दुआ से फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई तो जाहिर सी बात है दीपक मुकुट के पैसे तो जी से मिल जाएंगे। दीपक मुकुट के पैसे सन्नी देओल ने नहीं लौटाने, लेकिन जो पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं और हिंदुजा के हैं वो सन्नी देओल को लौटाने हैं और सन्नी देओल वो पैसे वापस नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सन्नी की उस प्रॉपर्टी की नीलामी करना चाहता है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि रजनीकांत की फिल्म जेलर बहुत बड़ी हिट हो गई है और रजनीकांत साहब भी आज की तारीख में न्यूज में है। इसी बीच अचानक रजनीकांत साहब यूपी पहुंच गए और वहां जाकर सीएम योगी साहब से मिले। लेकिन जब वो सीएम योगी साहब से मिलने गए तो उनके पैर छुए, जबकि रजनीकांत साहब योगी साहब से तकरीबन 20-21 साल बड़े हैं। तो रजनीकांत साहब के योगी जी के पैर छूने को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अच्छा, रजनीकांत साहब अखिलेश यादव से भी मिले और उनको बाकायदा वो गले मिले। तो इन दो मुलाकातों से 2-3 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। एक तो ये कि रजनीकांत साहब डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि शायद वो बहुत जल्दी ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और 2024 के इलेक्शन वो लड़ने वाले हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है और वो ये कि रजनीकांत साहब ने कभी भी मोदी जी के पैर नहीं छुए, जबकि मोदी जी शायद रजनीकांत साहब से बड़े हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी कि रजनीकांत साहब ने उनके पैर नहीं छुए लेकिन योगी जी के पैर छुए, क्योंकि मोदी जी किसी भी हाल में यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पार्टी में कोई उनसे ऊपर हो, पार्टी में किसी और की इज्जत उनसे ज्यादा हो। और वो पार्टी के किसी भी नेता को यह मौका नहीं देंगे कि वो नेता मोदी जी के साथ वही करे जो मोदी जी ने एडवाणी जी के साथ किया था। आप सभी को पता है कि मोदी जी एडवाणी जी के चेले थे, लेकिन आज एडवाणी जी कहीं नहीं है और मोदी जी पार्टी के सब कुछ है। तो जाहिर सी बात है मोदी जी पार्टी के किसी भी नेता को इतने ऊपर नहीं जाने देगा कि वो नेता मोदी जी के साथ वही करे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी हेरफेर होने वाली है, कोई बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर आगे चल के किसी वक्त में योगी जी को सीएम पद से हटा दिया जाए, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, आगे 10 साल और उन्होंने प्रधानमंत्री बने रहना है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर भी है गदर 2 के बारे में। देखिए, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन कमाल ये है कि जी इस फिल्म के रोजाना 5 करोड़ ज्यादा कलेक्शन दे रहा है। आप में से बहुत
बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर जी ज्यादा कलेक्शन दे रहा है तो जी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। देखिए ऐसा कुछ है नहीं। जी मीडिया में कोई भी बिजनेस बताए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जब इनकम टैक्स फाइल करेगा तो उनको प्रूफ देगा कि भाई इतना पैसा आया है, तो जो पैसा जी के अकाउंट में आया है जाहिर सी बात है टैक्स उसी पर दिया जाएगा। जो कलेक्शंस उन्होंने मीडिया में दिए हैं उससे इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि जी इतने कलेक्शंस क्यों बढ़ा रहा है, इतना झूठ क्यों बोल रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से जी बहुत भारी प्रॉब्लम में था। पिछले 3-4 साल से जी की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है जी के शेयर की वैल्यू कम होती जा रही थी। और जैसे ही फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई उनके शेयर की वैल्यू बढ़ने लगी। और जैसे कि मैंने कहा कि जी रोजाना 4-5 करोड़ ज्यादा कलेक्शंस दिखा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि जी चाहता है कि उनके जो शेयर की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मार्केट में ऐसा संदेश जाए कि भाई ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और जी के शेयर में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, जी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि क्योंकि गदर 2 इतनी बड़ी हिट हो गई है तो शायद सन्नी देओल को भी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं यहां आपको ये बता दूं कि सन्नी देओल इस फिल्म का निर्माता नहीं है। सन्नी देओल की जो फीस तय हुई थी एज एन एक्टर उनको वही मिलेगी, फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो। तो अगर गदर 2 1000 करोड़ रुपए भी कमाती है तब भी सन्नी देओल को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है और मैंने इस फिल्म को लेकर एक सर्वे किया। मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई अगर आप इस फिल्म को नहीं देखना चाहते तो क्यों नहीं देखना चाहते, किसकी वजह से नहीं देखना चाहते। भाई साहब 51% लोगों ने कहा कि भाई ये जो अनन्या पांडे है ये बहुत बड़ी पनौती है, इसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, ये किसी भी एंगल से हीरोइन नहीं दिखती है और ये फिल्म में है, यही वजह है कि हमें ये फिल्म नहीं देखनी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, ये तो बाद की बात है। 51% पब्लिक को ये फिल्म देखनी ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इस फिल्म में अनन्या पांडे है तो ये फिल्म वाहियात ही होगी। और 22% लोग वो हैं जिनका ये कहना है कि इस डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की हमें कोई फिल्म नहीं देखनी है। भाई साहब ये गे है, ये गे का ही रोल करता है, हमें इसकी फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ड्रीम गर्ल 2 की सबसे बड़ी विलन है अनन्या पांडे और सेकंड नंबर का विलन है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना। तो यानी कि इन दोनों की वजह से 73% लोग इस फिल्म को नहीं देखना चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। आज की 5वीं खबर है मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी साहब के बारे में। हालांकि यह खबर बॉलीवुड से नहीं है लेकिन यह आधी खबर बॉलीवुड से है क्योंकि यह कंट्रोवर्सी हुई है सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी जी के बीच में। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 साल पहले सुधीर चौधरी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था किसी नेता से फिरौती मांगने के मामले में और उस वक्त सुधीर चौधरी साहब तिहाड़ जेल में काफी दिनों तक रहे थे। तो अब हुआ यह कि सुधीर भाई अपने चैनल पर स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू कर रहे थे और सुधीर भाई ने स्मृति ईरानी जी से पूछ लिया कि भाई टमाटर इतने महंगे हो गए हैं तो क्या इनको लेकर आपके घर में भी चर्चा होती है। और यह बात सुनते ही ईरानी जी भड़क उठी। ईरानी जी ने सुधीर से कहा कि देखो ऐसे वाहियात सवाल मुझसे मत पूछो, नहीं तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूंगी। फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कि जब आप तिहाड़ जेल में थे तो कैसा था, आपके साथ जेल में क्या क्या हुआ था, वहां आपकी कुटाई तो नहीं की गई थी वगैरह वगैरह। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि यह बात हो रही थी नेशनल टेलीविजन पर और भाई साहब ये शो लाइव चल रहा था तो जाहिर सी बात है काटने फाटने की कोई गुंजाइश थी नहीं। और भाई साहब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में ये खबर वायरल हो गई, दुनिया भर में वो वीडियो सर्कुलेट हो गया। तो जो हादसा सुधीर चौधरी साहब के साथ 10 साल पहले हुआ था जिसका बहुत लोगों को पता भी नहीं था, उनको भी पता चल गया कि भाई 10 साल पहले सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल में डाला गया था। और आप यकीन करें इस बात को लेकर सुधीर चौधरी साहब की बहुत थू-थू हो रही है, उनकी बहुत भारी बेइज्जती हो रही है। अब सुना यह जा रहा है कि सुधीर चौधरी साहब इतने दुखी है कि वो चैनल से रिजाइन करने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुधीर चौधरी साहब वाकई ही रिजाइन करते हैं या बेइज्जती का घूंट पीकर चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि घर भी तो चलाना है भाई साहब। सुधीर भाई ये बात भी तो है, रिजाइन करोगे तनख्वाह कहां से आएगी, घर कैसे चलेगा। तो मेरे ख्याल में बेइज्जती हो गई, हो जाने तो दिक्कत ही कोई नहीं, वो तो आपकी होती ही रहती है। दोस्तों आज की 6ठी खबर है ड्रामा सोमी अली के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये सोमी अली कौन है। भाई ये सोमी अली तकरीबन 20 साल पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी बॉलीवुड में, तो जाहिर सी बात है 99% लोग तो इसको जानते ही नहीं है। 1% लोग इस बेचारी को जानते हैं लेकिन ये फिर भी ड्रामा करती रहती है। ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई भाई साहब वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। उसको मरते दम तक न्यूज में रहना है, उसको मरते दम तक यही
यही चाहिए कि अगर वो बाहर निकले तो भाई साहब सारे मीडिया वाले उसको घेर ले, लोग उससे कहें कि आप तो हीरोइन हैं, आपके साथ एक फोटो ले लूं क्या। और जाहिर सी बात है सोमी अली ने भी 2-3 फिल्में की थी, वो भी हीरोइन थी, तो मरते दम तक वो हीरोइन ही रहेगी, मरते दम तक उसको न्यूज में ही रहना है। और यही वजह है कि वो कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है, बताती रहती है कि बॉलीवुड में ये अच्छा है, ये बुरा है, उस एक्टर ने ये किया था, उस एक्टर ने ये किया था, बुढ़ऊ को वो गालियां देती ही रहती है। मेरी समझ में ये नहीं आता। मैं इस सोमी अली से पूछना चाहता हूं कि मैडम आपका बॉलीवुड से क्या लेना देना है? ना ही तो आप इंडिया में रहती हो, ना ही आप इंडिया की नागरिक हो, ना ही आपका बॉलीवुड से कोई लेना देना है। आप अमेरिका में रहती हो तो वहां ड्रामा करो, वहां न्यूज में आओ, बॉलीवुड के बारे में क्यों बकवास करती रहती हो हर वक्त यार? तो ये मैडम बॉलीवुड के पत्रकारों को इंटरव्यू देती ही रहती है न्यूज में रहने के लिए। अब इस मैडम ने एक और ड्रामा किया है और कहा है कि कंगना बहुत अच्छी है। अरे भाई हम भी मानते हैं कि कंगना बहुत अच्छी है, हमारी भी दीदी है, तेरी तो कुछ लगती ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बता कि जब तू बॉलीवुड में थी तब तो कंगना बॉलीवुड में थी ही नहीं, तो तुझे कैसे पता कि कंगना अच्छी है? तू तो कंगना से जिंदगी में कभी मिली भी नहीं, कंगना से तूने कभी बात भी नहीं की। तुझे ड्रामा करने वाली औरत को कैसे पता कि कंगना अच्छी है या बुरी है? और कंगना दीदी ने भी बड़े खुश होकर जवाब दिया कि देखो मुझे पूरी दुनिया में अच्छा कहा जाता है, देखो सोमी अली ने भी मुझे अच्छा कहा है। अरे कंगना दीदी मुझे आप ये बताइए सोमी है कौन? सोमी तो एक ड्रामा है, सोमी की कोई वैल्यू तो है नहीं, सोमी की कोई औकात तो है नहीं। और एक तरफ आप बुढ़ऊ को कहती है कि वो आपके भाई हैं और दूसरी तरफ ये सोमी दिन रात बुढ़ऊ को गाली देती है और आप इस ड्रामा सोमी अली को अच्छा कह रही है। तो एक तरह से आप अपने भाई की बेइज्जती कर रही हो। कुछ तो सोच लिया करो कुछ भी कहने से पहले मैडम जी। और मैं बॉलीवुड के सभी पत्रकारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब आप लोग इस सोमी अली को माइलेज क्यों देते हो? क्यों इस ड्रामा का बार बार इंटरव्यू करते हो? क्यों इसको मौका देते हो कि ये न्यूज में रहे? अवॉइड करो भाई साहब, इग्नोर करो इसको यार। दोस्तों आज की 7वीं खबर है शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म दिसंबर में क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज नहीं हो रही है। ये फिल्म अगले साल 2024 में किसी वक्त रिलीज होगी। और अगर ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज नहीं हो रही है तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल 25 दिसंबर को जरूर रिलीज होगी। लेकिन इस वक्त ये न्यूज 100% नहीं है कि डंकी रिलीज नहीं होगी। 70% चांसेस है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, 30% अभी भी चांसेस है कि ये फिल्म क्रिसमस पर ही रिलीज होगी। दोस्तों आज की 8वीं खबर है बुढ़ऊ के बारे में। बुढ़ऊ आजकल फुल मूड में है अपने आप को देशभक्त साबित करने के। तो बुढ़ऊ रोजाना कोई ना कोई वीडियो रिलीज कर रहा है और उसमें कह रहा है जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान की जय वगैरह वगैरह। कभी पब्लिक से कहता है कि देखो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप फिल्में मत देखो। कभी कहता है कि गदर 2 ने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है, जय माता की, जय हिंदुस्तान की, ये है तो वो है, मतलब फुल ड्रामा कर रहा है। एक्चुअली बुढ़ऊ का ऐसा लगता है कि ड्रामा करने से, न्यूज में रहने से लोग इसकी फिल्म देखने जाएंगे। बुढ़ऊ भाई आप ये यकीन मानो कि शेर जिंदा नहीं है, शेर बूढ़ा हो चुका है भाई साहब, और बूढ़े शेर को कोई नहीं देखता। तो आप यकीन कीजिए आप 1 सर्जरी कराओ, 10 सर्जरी कराओ, कैसे भी दिखो, वीएफएक्स से अपने आप को लौंडा दिखाओ, इसके बावजूद भी किसी ने आपकी फिल्म देखनी नहीं है, क्योंकि पब्लिक को आपका असली चेहरा नजर आ गया है। पब्लिक को पता चल गया है कि तुम कौन हो। और एक्टिंग तो तुम्हें वैसे ही नहीं आती, डायलॉग बोलने तुम्हें वैसे ही नहीं आते, डांस करना तुम्हें वैसे ही नहीं आता, एक्टर होने का तुम में एक भी गुण है नहीं। तो भाई साहब आप ये बात लिख करके रख लीजिए कि जो आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है उसका सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। और हम बैठे हैं ना भाई साहब, चलने नहीं देंगे, लिखे रख ले भाई। दोस्तों आज की 9th खबर भी सन्नी देओल के बारे में है। जब से गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई है, न्यूज में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, सन्नी अब ये फिल्म कर रहा है, सन्नी अब वो फिल्म कर रहा है, बॉर्डर 2 कर रहा है वगैरह वगैरह। सन्नी ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि भाई मैंने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी फिल्म करने वाला हूं, कौन सी फिल्म आगे मेरी होने वाली है। मैं कुछ दिनों में डिसाइड करूंगा कि मुझे अगली कौन सी फिल्म करनी है और मैं ऑफिशियली सबको बताऊंगा कि अब मैं ये फिल्म कर रहा हूं। लेकिन आज के वक्त में मैंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। मैं यहां आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि बॉलीवुड में मुश्किल से 1 या 2 प्रोड्यूसर हैं जो सन्नी देओल के साथ काम करना चाहते हैं, बाकी लोग सन्नी देओल के साथ काम करना ही नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि सन्नी देओल का जो भी प्रोड्यूसर होता है वो उसको बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। और सन्नी देओल का बॉलीवुड में यह भी रिकॉर्ड है कि जिस निर्माता से सन्नी देओल ने साइनिंग अमाउंट ले ली कभी वापस नहीं की भाई साहब। तो मैं पर्सनली
पर्सनली ऐसा मानता हूं कि बॉलीवुड में ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो सन्नी देओल को साइन करेगा और उसको साइनिंग अमाउंट देगा। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई निर्माता नहीं है जो सन्नी देओल के साथ फिल्म बनाएगा। अगर सन्नी देओल की कोई फिल्म चालू होगी तो उसका डायरेक्टर अनिल शर्मा ही होगा और उस फिल्म को या तो सन्नी देओल खुद प्रोड्यूस करेगा और या तो जी प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों, आज की 10वीं खबर भी सन्नी देओल के बारे में है। आप सभी को पता है कि कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी न्यूज़पेपर्स में नोटिस निकाला था कि वो सन्नी देओल के बंगले की नीलामी करने वाला है, लेकिन आज बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब वो नोटिस तो गलती से छप गया। मतलब इन्होंने लाखों रुपए न्यूज़पेपर को गलती से दे दिए। इन्होंने एक न्यूज़पेपर में वो नोटिस नहीं छपवाया था बल्कि काफी न्यूज़पेपर्स में वो नोटिस छपा है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा वालों का ये कहना है कि भाई साहब हम सन्नी देओल के साथ सेटलमेंट कर लेंगे, हम उसके बंगले की नीलामी नहीं करने वाले, ये तो एक गलती से नोटिस छप गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहां आपको ये बता दूं कि सन्नी देओल साहब बीजेपी से एमपी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो सन्नी देओल साहब की ताकत का। और बीजेपी पार्टी को तो आप अच्छी तरह जानते हो, तो जाहिर सी बात है रात रात में ही खेला हो गया और सुबह ही बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, अरे वो तो गलती से नोटिस छप गया यार, नहीं तो सन्नी देओल साहब के पास बहुत पैसे, वो हमारे पैसे दे देंगे, दिक्कत क्या है। सही जा रहे हो भाई साहब। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है लुक्खे एल्विश यादव के बारे में। भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि ये एक नंबर का लुक्खा है, अनपढ़ है, गवार है, बोलना इसको आता नहीं है, लड़कियों को गालियां देना ये खूब जानता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो इसके घर में औरतें हैं, इसकी माँ है, बहन है, भाभी है, वो इसको कूटते क्यों नहीं। एक्चुअली उन्होंने इसको नीचे डाल के जूतों से मारना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इसके घर में औरतें हैं उन्होंने इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। इस लुक्खे को खाना पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसको घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए। हकीकत तो यह है। खैर, आप सभी जानते हैं कि इस लुक्खे ने ओटीटी बिग बॉस जीता है। क्या ओटीटी बिग बॉस नहीं जीता, ओटीटी बिग बॉस। और वो ओटीटी बिग बॉस जीतने के बाद ये लुक्खा गवार अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है। ये वापस हरियाणा चला गया और हरियाणा के सीएम है खट्टर साहब। उनको बेचारों को क्या पता कि भाई बिग बॉस क्या है, फिल्में क्या है। तो खट्टर साहब को किसी ने बताया होगा कि सर वो एल्विश यादव है, वो ओटीटी का बिग बॉस जीत गया है। अरे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है सर जी, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, शाहरुख खान से भी बड़ा सुपरस्टार बन चुका है सर, उसका वेलकम करना बहुत जरूरी है। उसके पास आप जाओ तो आप न्यूज में आ जाओगे। काश किसी ने खट्टर साहब को यह बताया होता कि सर जी ये एक नंबर का लुक्खा है, इसको ओटीटी बिग बॉस में बुलाया गया था, इसको तो जो मेन बिग बॉस है उसमें भी नहीं बुलाया गया। वो ओटीटी बिग बॉस वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर लुक्खे जाते हैं, उसमें तो कोई फेमस टीवी एक्टर भी नहीं आता। तो ये लुक्खा वो ओटीटी बिग बॉस जीता है। और इस लुक्खे की तो बॉलीवुड में ये भी औकात नहीं है जो राजपाल यादव की है। शाहरुख खान की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि खट्टर साहब को तो बेचारों को पता नहीं, तो खट्टर साहब एक फंक्शन में गए और बाकायदा भाई साहब इसका वेलकम किया और इसको कहा कि भाई तू सुपरस्टार बन गया है, तूने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। खट्टर साहब, ये लुक्खा हरियाणा का नाम डुबो रहा है, ये औरतों को गालियां देता है, ये औरतों के बारे में बुरा भला कहता है। इस लुक्खे का आपको वेलकम नहीं करना चाहिए था। एल्विश यादव, तू सच कहना कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। तू है ना 2 रुपीज पीपल, तू है ना एक नंबर का लुक्खा अनपढ़ गंवार, है ना। याद रखना मेरी बात बेटा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि खट्टर साहब इस लुक्खे को मिलने गए, इसका वेलकम तो किया, लेकिन जब वहां के रेस्टलर्स बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ डिमांड कर रहे थे तो खट्टर साहब उनको मिलने नहीं गए। खट्टर साहब को उनकी परवाह नहीं है, इस लुक्खे की परवाह है। ये बात गलत है खट्टर साहब। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है परिणीति चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि परी राघव चड्ढा से सगाई कर चुकी है कुछ महीने पहले और अब उनकी शादी होने वाली है। तो भाई साहब डेट फिक्स हो गई है, क्योंकि राघव चड्ढा को तो बेचारे को वैसे ही सस्पेंड कर दिया गया है, वो तो बिल्कुल फ्री है, तो शादी ही कर ले इस फ्री टाइम में, और क्या है। तो रानी की और राघव चड्ढा की 25 सितंबर को शादी हो रही है भाई साहब। और जाहिर सी बात है ये शादी हाई प्रोफाइल रहेगी, नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे। और भाई साहब इस शादी में पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा भी अमेरिका से आएगी अपने हस्बैंड के साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो बेचारा उसके बच्चे की ही उम्र का है। और हिंदुस्तान का मीडिया तो कमाल है, हिंदुस्तान का मीडिया ये कहता है कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार है। अरे भाई माफ कर दो, अबे वो हॉलीवुड की सुपरस्टार नहीं है भाई, वहां की वो टीवी सीरियल स्टार है। बात समझ में आ गई आपकी। प्रियंका, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।